मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसर होंगे। कल का लेक्चर बड़ा हैवी रहा, 7 घंटे का लेक्चर था। लेक्चर खत्म होते होते आपकी एनर्जी जो है वो कम हो गई थी, लेकिन फिर से उसी एनर्जी के साथ हर दिन नया होता है। व्यक्ति थक जाता है, थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। यही हमें जीवन से जो महान व्यक्ति हुए उनके व्यक्तित्व से यही सीख मिलती है। नया दिन है, फिर से पुनः उसी एनर्जी के साथ हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, कल चर्चा हो रही थी आतंकवाद की। मैंने आपको कई प्रकार के आतंकवाद बताए, उनकी व्याख्या की। भारत का दुर्भाग्य ये है कि भारत जो है वो सभी प्रकार के आतंकवाद से ग्रसित है। यही कारण है कि हम लोग प्राय जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में रहे हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के। अभी हाल ही में 13वें स्थान पे है, लेकिन 13वां स्थान भी कोई अच्छा स्थान नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अ, हम लोग आतंकवाद से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। ऐसा शायद ही कोई महीना निकलता हो, समय निकलता हो जब हम आतंकवादी हमलों या आतंकवाद की घटनाओं के बारे में भारत में ना सुनते हो। ठीक है। मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है ना? एक बार मुझे बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, स्पष्ट है? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। देखिए, कल मैं आपको ये बता रहा था कि आईएसआईएस किस प्रकार भारत के लिए खतरा बना। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद को पनाह मिलेगी तो वो सारी दुनिया के लिए खतरा बनेगी। इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है, इसे तो आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है पूरे संसार में। और यहाँ से आतंकवाद यूरोप में भी फैलता है, यहाँ से आतंकवाद उत्तरी अफ्रीका में भी फैलता है, यहाँ से आतंकवाद दक्षिण एशिया में भी फैलता है। इसका एक और उदाहरण मिलता है। देखिए, 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ भारत में। उसका आरोप जो है वो भारत की एजेंसियों ने लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद पे लगाया। जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी मसूद अजहर 1999 में जब कंधार का हाईजैक हुआ था, तो भारत को विवश होकर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। अब देखिए, उस समय ऐसी स्थिति थी कि अमेरिका तो समझता था इस चीज को, क्योंकि 1999 की बात नहीं बता रहा हूँ, जब हाईजैक हुआ उस समय तो कोई नहीं समझता था। यूरोप में, अमेरिका में हम लोग कहते थे कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, तो उनको कोई जूं तक नहीं रेंगती थी। अमेरिका में जूं रेंगनी शुरू हुई जब 9/11 अटैक हुआ 2001 में, तब उन्हें एहसास हुआ। बाद में अक्रॉस यूरोप कई आतंकवादी हमले हुए तो यूरोप के लोगों की भी नींद खुली। फ्रांस जो है, चार्ली हेब्डो अटैक के बाद फ्रांस की भी नींद अच्छे से खुल गई, और अब खुल के वो भारत के साथ समन्वय करके आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भाग लेता है। यूके ने हाल ही में, यूके की एक न्यूज एजेंसी है बीबीसी, बीबीसी ने यह आरोप लगाया है कि मसूद अजहर जिसे छोड़ा गया था, मसूद अजहर जो है यूके में आतंकवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए, आप ये कह सकते हैं कि उसका जनक माना जाता है। तो कोई भी, दुनिया का कोई भी क्षेत्र आतंकवाद से सुरक्षित नहीं रह सकता।
या तो जितने भी देश हैं वो मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़े, अन्यथा कहीं पर भी अराजकता होगी वहां पर आतंकवादियों का गढ़ बन जाएगा और वहीं से फिर वो अपना ग्लोबल ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। इसी को दिखाते हुए मैंने आपको कल ये मैप दिखाया था। देखिए आईएसआईएस का भारत में बहुत सारी आतंकवादी एजेंसियां, आतंकवादी संगठन अ, जो है एक्टिव हैं। उसकी लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। उनमें कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए थे। अलकायदा का एक जो है सब ग्रुप है, उसको कहते हैं अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए ये लोग काम क्या करते हैं कि ये लोग धर्म को आधार बना के और हमारे नागरिकों को भड़काने की कोशिश करते हैं, उनमें रेडिकलाइजेशन फैलाने की कोशिश करते हैं। और ये दुर्भाग्य से तरीके भी बताते हैं कि बिना हथियार उठाए आप किस तरीके से किसी राज्य को सैबोटेज कर सकते हो। मैं उस लिटरेचर में क्या-क्या सजेशन दिए हुए हैं कि किस तरीके से जो है इस आतंकवादी हमले कैरी आउट किए जाएं, उसकी चर्चा तो मैं यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे मेथड्स की चर्चा करना जो है वो ठीक नहीं माना जाता। लेकिन उनके लिटरेचर को पढ़ पढ़ के बहुत सारे, नहीं आप लेट नहीं हुए हैं, अभी जस्ट हमने शुरू ही किया है, आप चिंता ना करें। उनके लिटरेचर को पढ़ पढ़ के बहुत सारे लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं और लोन वुल्फ अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यूरोप में लोन वुल्फ अटैक बहुत हुए हैं। आपको जस्ट एक उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने उस अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और आईएसआईएस का कुछ लिटरेचर पढ़ा है। तो उसमें वो क्या तरीके बताते हैं, तो सभी तरीकों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, वो ठीक भी नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इनका कल्पना करो कि कोई व्यक्ति उनका लिटरेचर पढ़ के और अपने आप में रेडिकलाइज हो जाता है, और दुर्भाग्यवश ये देखा गया कि पढ़े लिखे लोग भी हो जाते हैं। अच्छे घरों से जो व्यक्ति आते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज एक खड़ा हो गया था आईएसआईएस के समय पे कि ऐसे लड़के जो अच्छे घरों से आते हैं, जिनका जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनके माता-पिता भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये लड़का इंटरनेट पे कुछ पढ़ता है, आईएसआईएस की जो है प्रोपेगेंडा वीडियो देखता है और ये लड़का रेडिकलाइज हो जाता है और ये इराक और सीरिया जाने के लिए लालायित हो जाता है। अब देखिए कि इंटेलिजेंस एजेंसी जब जागरूक हुई तो उन्होंने इराक और सीरिया में जाना बंद कर दिया। तब इन्होंने क्या किया कि सऊदी अरेबिया जाके और फिर इराक जाना शुरू कर दिया। हमने सऊदी अरेबिया के साथ भी जो है एग्रीमेंट साइन किया हुआ है टेररिज्म के विरुद्ध लड़ने का। ये थोड़ा आयरनिकल लगता है क्योंकि सऊदी अरेबिया के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो भी कट्टर विचारधारा को प्रसारित करने में काफी पैसा लगाता है। लेकिन उनके जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक बात कही है कि ये जो कट्टरवादी विचारधारा, वहाबी विचारधारा, वो अक्रॉस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साउथ एशिया में जो पैसा डाला गया, उसका कारण जो है वो सऊदी अरेबिया नहीं है बल्कि अमेरिका है। उन्होंने ये बोला कि अमेरिका चाहता था कि यहाँ पर कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जाए। कारण ये था कि वो कम्युनिस्टों का विरोध करना चाहते थे। तो जितना ज्यादा कट्टरवाद फैलेगा उतना उनके लिए अच्छा। ये कोल्ड शीत युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। शीत युद्ध जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद, सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट होने के बाद खत्म हो गया। लेकिन उस दौरान अमेरिका ने और पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया ने मिलके जो मुजाहिद खड़े किए, वही मुजाहिद बाद में जो है अमेरिका पर अटैक करते हैं। वही मुजाहिद अमेरिका के लिए एक बड़ा संकट बन जाते हैं, और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ठीक है। इतनी बात समझ में आई बेटा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।
लेकिन हम इतने बड़े गुरु नहीं हैं कि हमारे पाए लगे जाएँ। मैं तो एक छोटा-सा टीचर हूँ, गुरु तो बहुत महान होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि ये आतंकवाद से भारत कैसे ग्रसित होता है? देखिए, मुख्यतः तो आतंकवाद की जो परिभाषा है उसके आधार पर अगर भारत को देखा जाए तो चाहे वो कश्मीर मिलिटेंसी हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह चल रहा है, वो भी इस तरीके की वारदात कैरी आउट करते हैं। चाहे उसमें यूएनएलएफ हो, पीएलए हो या उल्फा हो या एनडीएफ भी हो, ये जो संगठन है और जो भारत का हिंटरलैंड है, वहाँ पर नक्सलवादी और माओवादी भी इस तरीके का हमला करते हैं, ठीक है? तो भारत जो है वो सभी प्रकार के जो है आतंकवाद से भारत ग्रसित है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी 2021 में 4 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिव हुए, लेकिन कहा जाता है कि वो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा के ही फ्रंट हैं। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, कश्मीर टाइगर्स, द रेजिस्टेंस फ्रंट और लश्कर-ए-मुस्तफा, इनका नाम अगर आप देखेंगे तो नाम इन्होंने सेक्युलर बना दिया है, ठीक है? नाम से आप ये नहीं पता कर पाएँगे कि भई इनका किसी विशेष धर्म से कोई संबंध है और ये जानबूझकर किया गया है ताकि दुनिया के सामने जो है पाकिस्तान, इसको एलिमेंट ऑफ डिनायबिलिटी बोला जाता है। ये बात मैंने आपको जब परोक्ष युद्ध की अपरोक्ष युद्ध की बात करी थी, इनडायरेक्ट वॉर, प्रॉक्सी वॉर, तो उस समय बताया था कि कोई भी देश जो कमजोर होता है वो अपरोक्ष युद्ध में क्यों सम्मिलित होता है, क्योंकि वो आसान होता है और खासकर इस सदी में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आप जो है मना कर सकते हैं कि भाई हम तो इन्वॉल्व नहीं थे। पाकिस्तान ये बात बोलता रहता है कि भारत जो है वो खामखा हम पर आरोप लगाता रहता है और इन अटैक्स में हम तो इन्वॉल्व नहीं थे। भारत के पास अगर कोई सबूत हो तो वो सबूत पेश करे। आपको बताऊं 2008 से पहले सबूत पेश करने बड़े मुश्किल होते थे क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन की बहुत अच्छी योग्यता नहीं थी। लेकिन जब से एनआईए गठित हुई, एनआईए की वजह से, क्योंकि एनआईए की फॉरेंसिक एबिलिटी एकदम एक्सेप्शनल है, यही कारण है कि उनका कन्विक्शन रेट 90% क्यों है। तो उसके बाद से हमने सबूत जुटाए भी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी जो है कन्विंस किया। अच्छा, एक चीज और हुई है कि जो पहला दशक 21वीं सदी का रहा, उसमें भारत का पूरा प्रोफाइल चेंज हो गया। भारत ने तेजी से जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया, जिसकी वजह से सभी देशों को एक बात समझ में आ गई कि भविष्य जो है वो भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो इन देशों में मानसिकता बदली, भारत अब जो बोलता है उस पर विश्वास किया जाता है। पाकिस्तान का आप हाल देख ही रहे हैं। तो पाकिस्तान शिकार है अपने ही कुकर्मों का, ठीक है ना? और अभी तो 2012 की बात है, एक प्लेटफॉर्म गठित किया था पाकिस्तान ने 1994 में, उसको कहते हैं यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, और उसमें 13 आतंकवादी संगठन जो कश्मीर में एक्टिव थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया था। देखिए, कर्म का चक्र कैसा होता है। उसी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने 2012 में, उसका जो चेयरमैन है सलाउद्दीन, उसने ये अनाउंस किया कि अगर अब पाकिस्तानी राज्य ने आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद किया तो जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान पालता था भारत पे हमले करने के लिए, वही आतंकवादी पाकिस्तान में हमले करेंगे। ये 2012 की बात है। आज 2023 चल रहा है। आप भली भांति जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों ने क्या कोहराम मचा रखा है। यहाँ तक कि आप अगर लेटेस्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि पाकिस्तान छठे रैंक पे है। हम लोग 13वें पे हैं तो वो छठे रैंक पे है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या दुर्दशा है। तो जैसे कर्म आप करेंगे, अंततः वो कर्म आपको आपके गले से पकड़ लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ?
अब देखिए कोई कैसे भी कर्म करे, हमें अपना कर्म करना है। हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले तो ये समझिए कि आतंकवाद से निपटने में समस्या क्या है? समस्या अगर एक बार समझ में आ जाए, तो फिर जो है उसका समाधान ढूँढना कोई मुश्किल नहीं होता है। अगर समस्या की रग पकड़ में आ जाए, तो फिर उसका समाधान ढूँढना कोई मुश्किल नहीं होता है। तो इस समस्या में पहली समस्या जो है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। मैंने जब राज्य शक्ति के आयाम की बात की थी, क्या आपको याद है कि जो है कौन से 2 आयाम की बात हुई थी? क्या सबको याद है? हाँ, भौतिक और मनोवैज्ञानिक। तो सबसे बड़ी बात ये आती है, और मैंने आपको बताया था कि दोनों होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके ऊपर अगर आपके पास भौतिक क्षमता नहीं है, तो आप लड़ेंगे कैसे? भले ही आप में इच्छा शक्ति हो, ठीक है? हो सकता है कि भाई थोड़ा कम-ज़्यादा चल जाता है, लेकिन आपके पास बिल्कुल ही क्षमता नहीं है, तो आप लड़ेंगे कैसे? आप पतले-दुबले हैं, लेकिन लड़ने की आप निडर हैं, तो आप लड़ेंगे भी तो सामने वाला आपको जो है पीट के रख देगा। ठीक है, भौतिक आयाम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास भौतिक शक्ति है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि भई आप जो है अ, आप में इच्छा शक्ति है कि नहीं? तो यहाँ पर आप राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक इच्छा की बात कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी में, और ख़ासकर हमारे यहाँ, हर जगह ऐसा नहीं है। जैसे आपको एक उदाहरण दूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में जब 9/11 अटैक हुआ 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पे, तो उनके वहाँ पर भी जो है रूलिंग और अपोजिशन ऐसे होता है। वहाँ पर भी 2 पार्टियाँ हैं, ठीक है? रिपब्लिकन्स जो बोलते हैं और डेमोक्रेट्स जो बोलते हैं। लेकिन जब अमेरिका पे ऐसा हमला हुआ, तो उन सब में एकता थी। जो अपोजिशन में भी बैठे थे, उन्होंने भी जो है एक होकर एक कानून पास किया, उसको कहते हैं पैट्रियट एक्ट। आपने इस पैट्रियट एक्ट के बारे में सुना है? आप सरलतम ये समझ लीजिए, पैट्रियट एक्ट लाया गया था। पैट्रियट एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट टूल्स रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट एंड ऑब्स्ट्रक्ट टेररिज्म। तो पैट्रियट एक्ट का उद्देश्य ये था कि उनका जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसको सुदृढ़ करना। तो जब ये विधेयक उनकी कांग्रेस में रखा गया था, तो ऐसा नहीं था कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट जो है वो अलग-अलग अ, पायदानों पे थे। वो एक ही पेज पे थे। उनमें सहमति थी कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या स्थिति है। मुझे वर्ष तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जो है आज से लगभग 20 साल पहले महाराष्ट्र में कुछ अवैध घुसपैठिए पकड़े गए थे, इलीगल इमिग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेंट्स को मुंबई पुलिस जो है वो पकड़ती है, धर-दबोचती है, उनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो असcertain करती है, उसके बाद उनको ले जाती है वेस्ट बंगाल, ताकि उनको डिपोर्ट किया जा सके। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो लेफ्ट की सरकार होती है, वो ऐसा षड्यंत्र रचती है कि जो है मुंबई पुलिस को वो काम नहीं करने दिया जाता है। वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगते हैं, और बाद में मुंबई पुलिस को उन्हीं घुसपैठियों को वापस महाराष्ट्र में लाना पड़ता है और छोड़ देना पड़ता है। यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेके राजनीतिकरण जो होता है, ये सबसे बड़ी बाधा है। एक प्रश्न है कि सर पैट्रियट एक्ट एक बार फिर से समझा दीजिए। पैट्रियट एक्ट आया था 2001 में, जो हमला हुआ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के ऊपर, उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन, पेंटागन उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना जो है दुस्साहस दिखाया था अल-कायदा के
जो है आतंकवादियों ने कि पेंटागन पर हमला कर दिया था। तो जब ये हुआ उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो वहाँ पर जो है ये मुख्यतः तो 2 पार्टी है ना वहाँ पर, जिनको डेमोक्रेट बोला जाता है और जिनको रिपब्लिकन बोला जाता है। उन दोनों में कोई मतभेद नहीं था। उनको दिख रहा था कि सुरक्षा का मामला ऐसा है कि जो कॉमन है और हमें एक-दूसरे का टाँग नहीं खींचनी चाहिए सुरक्षा के मामले में। और उन्होंने पूरे बहुमत से ये पैट्रियट एक्ट पास किया था, अपोज़िशन ने भी सपोर्ट किया था। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हर चीज़ का राजनीतिकरण हो जाता है। आप देखिए पूर्वोत्तर राज्यों की भी चर्चा हम जल्दी ही करेंगे, तो वहाँ पर जो है तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है। तो इस तरीके का जो एटीट्यूड होता है, ये एटीट्यूड जो है सही नहीं है। इससे जो है बाधा बनती है आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने में। ठीक है? हाँ, मतलब कि यहाँ मुख्यतः मुझे ऐसा लगता है चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी विशेष पार्टी का समर्थन या किसी विशेष पार्टी का असमर्थन नहीं कर रहा हूँ, उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जो भी पार्टी अपोज़िशन में बैठती है, उसको लगता है कि हम हैं अपोज़िशन। मतलब वो जो शब्द है ना अपोज़िशन, उसको लिटरली ले लेते हैं। उनका शायद ये मानना है कि हमारा नाम ही अपोज़िशन है, तो हमें अपोज़ ही करना है। अच्छी भी चीज़ आएगी तो उसको अपोज़ करना है। ठीक है? तुष्टीकरण की नीति क्या है, ये प्रश्न किया गया। तुष्टीकरण की नीति होती है कि वोट पॉलिटिक्स के लिए, मतलब कि सिर्फ़ सत्ता पाने के लिए जो है आप वो काम नहीं करते जो ज़रूरी है, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वोट पाने के लिए आप किसी भी स्तर तक गिरने के लिए आप तैयार हो जाते हो और सुरक्षा के साथ भी सेंध लगवाने के लिए तैयार हो जाते हो। ये तुष्टीकरण की नीति है। ठीक है? ठीक है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति आप में समझ में आई? अब देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की एक कमी मैं आपको बताऊँगा। एक उदाहरण देके कि 26/11 का हमला हुआ, वो बहुत बड़ा हमला माना जाता है। आज भी वर्ल्ड में सबसे बड़े हमलों में की सूची में 26/11 का मुंबई हमला आता है। 26/11 का जब हमला हुआ तो देखिए अब दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका ही है और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का एक तरीके से एलाई रहा है, नॉन नाटो एलाई आप कह सकते हैं। पाकिस्तान रहा है अमेरिका का, अच्छे संबंध भी रहे हैं। लेकिन जब 26/11 हुआ, तब तक हमारे और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हो गए थे। सन 2000 से क्लिंटन विजिट के बाद हमारे संबंध अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं। 2001 के 9/11 हमले के बाद जब उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया, तो उस समय हमारी रॉ ने भी इंटेलिजेंस दिया तालिबान के विरुद्ध, अल-कायदा के विरुद्ध, ठीक है? तो वहाँ से भी काफ़ी कोऑपरेशन बढ़ना शुरू किया। तो 2008 का जब हमला हुआ तो अमेरिका को समझ में आई बात, क्योंकि उन्होंने भी तो वैसा ही हमला 2001 में देखा था, जिसके विरुद्ध जाके उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला बोला और एक ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म लॉन्च किया, है कि नहीं? तो अमेरिका की तरफ से बिल्कुल हरी झंडी थी। भारत को ये बोला गया था कि भई आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हो। आप चाहो तो जो है अटैक भी कर सकते हो। अब उस समय जो है कोई कदम नहीं उठाया गया। इतना बड़ा हमला होने के बाद हमारी पार्लियामेंट पे हमला हुआ, कोई कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ सिवाय इसके कि भई पूरी मिलिट्री को वेस्टर्न बॉर्डर पर खड़ा कर दिया। ठीक है, अ, एक न्यूक्लियर वॉर का एक भय था, लेकिन बात ये है कि आप कब तक जो है हमलों को झेलते रहेंगे? आपको कभी ना कभी तो ऑफेंसिव डिफेंस की नीति अपनानी पड़ेगी ना। देखिए इसको तुलना कीजिए इस बात से कि अगर कोई व्यक्ति पत्थर मार रहा है आपको, वो 100 पत्थर मारेगा, ठीक है आप 90 पत्थरों से बच जाएँगे, लेकिन 10 पत्थर तो आपको चोट करेंगे ना। तो इसका इलाज क्या है? तो एक बार एक पत्थर उठा के उसको भी मार देना चाहिए। तो उससे उसको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से जो है रिटेलिएशन भी आएगा। ठीक है? ठीक है, शांति से चीज़ें सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए।
साम दाम दंड भेद में दंड सबसे अंत में आना चाहिए, कौटिल्य भी यही कहते हैं। लेकिन आप कब तक जो है अहिंसक बने रहेंगे? मेरी परिभाषा अहिंसा की ये है कि भई मैं आप पर पहले हमला नहीं करूँगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप एक हमला कर देंगे तब भी जो है मैं आपको माफ़ कर दूँगा। लेकिन आपने अगर दूसरा हमला कर दिया, तो मैं हिंसा नहीं करूँगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो आपको आप जिस भाषा में समझते हैं, उस भाषा में आपको समझाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? अन्यथा जो है अ, हमलावर हमला करते ही रहेगा। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए कि अगर भारत में शक्ति है, तो उस शक्ति का इस्तेमाल करके कभी-कभी सर्जिकल स्ट्राइक करने चाहिए। कभी-कभी गोलाबारी करके ये सबक सिखाना चाहिए कि जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, वैसा अगर हमने आपके साथ करना शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया में आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। इसको ऑफेंसिव डिफेंस बोला जाता है और ये डेटरेंस क्रिएट करता है। तो ये आप जानते होंगे कि रॉ का नेटवर्क बहुत सुदृढ़ बनाया गया है। आप देखते होंगे कि जिन आतंकवादियों पे इनाम घोषित थे, उन आतंकवादियों को जो है पाकिस्तान में अननोन लोगों द्वारा मारा जा रहा है। अब ये अननोन जो है वो इंटेलिजेंस के लोग ही हो सकते हैं। तो इसको निश्चितता के साथ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो भारत में हमला करके और पाकिस्तान में छुपे बैठे थे, उनको पकड़-पकड़ के मारा जा रहा है और इस नीति का मैं समर्थन करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है ये करना, ताकि उनमें इस चीज़ को लेके भय हो कि अगर भारत के नागरिकों को मारा जाएगा, तो उसका प्रत्युत्तर भी दिया जाएगा। ठीक है? हाँ, देखिए आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ना किसी विशेष पार्टी या विशेष दल या किसी नेता या किसी उसका नाम नहीं लिखना है आपको। इतनी परिपक्वता आप में होनी चाहिए कि किस तरीके से उदाहरण को पेश किया जाए बिना किसी का नाम लिए। ठीक है? ठीक है। एक जो ब्यूरोक्रेट होता है, मैच्योर ब्यूरोक्रेट का कॉन्सेप्ट दिया मैक्स वेबर ने। मैच्योर ब्यूरोक्रेट को अपनी बात इस तरीके से कहनी आनी चाहिए कि बिना किसी का नाम लिए वो एक मैच्योर तरीके से अपने उत्तर को लिखे। यही जो है अन्यथा क्या होगा, अन्यथा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना? तो आपको जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है और अपने शब्दों को आपको मॉडरेट रखना है। बहुत एक्सट्रीम शब्दों का इस्तेमाल उत्तर लेखन में नहीं करना होता है। ये बात मतलब एक सामान्य बात है जो आपको पता होनी चाहिए। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए ये बात। देखिए एक छात्रा का प्रश्न है, बड़ा विचित्र प्रश्न ये उन्होंने पहली बार भी कई बार किया है। सर फर्स्ट पॉइंट को एक लाइन में बता दें। देखिए एक कहावत है कि चीज़ों को सरल करना चाहिए, लेकिन इतना भी सरल नहीं कर देना चाहिए कि उस चीज़ का मायना ही ना समझ आए। ठीक है ना? तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी में एक लाइनर कुछ नहीं होता, उसकी व्याख्या होती है, जो मैंने आपको की है। ठीक है ना? तो पूरी व्याख्या आपको लिख के आनी है, एक लाइनर नहीं देना। और देखिए मेरा ऐसा मानना है, ये तो मैंने व्याख्या आपको दे दी आपके समझने के लिए, लेकिन जब आप उत्तर लेखन करेंगे ना, तो उसमें आपके 250 शब्द ही लिखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, नहीं तो 150 में भी आता है, 200 में भी आता है। तो उसमें आप ये सारे डायमेंशन मेंशन करेंगे तो छोटा-छोटा ही मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है? आप इतना ही लिख पाएँगे खाली राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए देखिए अगला, केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। जैसा एक उदाहरण तो मैंने आपको दे दिया, महाराष्ट्र से जो अवैध तरीके से घुसे घुसपैठिए, उनको जब लेके गए डिपोर्ट करने के लिए, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने जो है वो
सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि जैसे कि कुछ राज्यों ने एनआईए एक्ट में जो ये प्रावधान किया गया है कि एनआईए को आतंकवाद संबंधित किसी इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी राज्य की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या दिखाता है? भाई आतंकवाद तो सिर्फ किसी राज्य से सीमित नहीं है, राज्य की सीमाओं में सीमित नहीं है। उसके लिंक तो जो है दूसरे राज्यों में भी पाया जाता है, बल्कि दूसरे देशों में भी पाया जाता है। तो आपके पास ये ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, वो उसकी अनुमति क्यों ले? हाँ, इसका ये राज्य आरोप लगाते हैं कि हमारी शक्तियां छीन ली हैं। ठीक है, जैसे पुलिस की जो पुलिस का सब्जेक्ट है, वो एक्चुअली है तो स्टेट सब्जेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी कोई ऐसी एजेंसी खड़ी की जाती है जिसका कंट्रोल तो केंद्र के पास होता है और उसके कार्यान्वयन में, उसके कार्य करने की तरीके में राज्य सरकार का कहीं हस्तक्षेप ना हो, ऐसा प्रावधान किया होता है, तो राज्य ऐसा ही समझते हैं कि हमारी शक्ति को छीन किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन राज्यों को ये भी समझने की आवश्यकता है कि आतंकवाद कोई एक राज्य की समस्या नहीं है। ये इंटर स्टेट मामला है, इंटर नेशन मामला है। ठीक, तो इसमें केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे देखा गया है कि इंटेलिजेंस में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई हर कोई स्टेट पुलिस, मान लीजिए उनके पास कोई इंटेलिजेंस आता है, ठीक है, उसका हमने क्या प्रावधान किया है वो आगे आएगा जब समाधान की बात करेंगे। जैसे कि नेट ग्रिड आपने सुना है? नेट ग्रिड, आप में से इसको नेशनल ग्रिड बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या आपने इसके बारे में सुना है? नहीं सुना है। चलिए कोई बात नहीं। नेट ग्रिड एक ऐसे ही आप कह सकते हैं कि सिस्टम है जिसमें जितनी भी हमारी एजेंसी, खुफिया एजेंसी तो बहुत सारी है ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इंटेलिजेंस जनरेट करती है, रॉ भी जनरेट करती है, मिलिट्री का अपना मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, स्टेट की अपनी इंटेलिजेंस होती है, उनका अपना नेटवर्क होता है। इन सब का, सारी इंफॉर्मेशन का समन्वय जहां हो, उसको कहते हैं नेट ग्रिड। और इसका एक्सेस सभी एजेंसियों को दे दिया जाता है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या आई है कि देखिए, जैसे स्टेट पुलिस के पास कोई इंटेलिजेंस आए, अब स्टेट पुलिस उसको शेयर नहीं करना चाहती, ठीक है ना, केंद्र की किसी एजेंसी के साथ, क्योंकि कोई भी जो विभाग होता है वो उस सूचना पर खुद कार्रवाई करना चाहता है, ताकि वाहवाही उनको मिले, ताकि रिवॉर्ड उनको मिले, ताकि प्रमोशन उनको मिले। तो ऐसा देखा गया है कि इससे समन्वय की कमी आती है, और इस समन्वय की कमी का रिजल्ट भुगतता कौन है? क्या आप बता सकते हैं? आम जनता, बिल्कुल सही बात बोली। इसका परिणाम ये होता है कि सुरक्षा में सेंध लग जाती है, ब्लास्ट हो जाते हैं, अटैक हो जाता है। वहां पर हर कोई अपना टर्फ बचाने के लिए कि भाई हमारे पास सूचना है तो हम एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एजेंसियों को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है। एक छात्र का कंसर्न है कि रिकॉर्डेड में डाउट सॉल्व नहीं होते। भाई आपका डाउट सॉल्व करने के लिए मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर। आप अपना डाउट बताएं, मैं आपको जो है आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है। तो ये आपको केंद्र और राज्यों के मध्य मध्य समन्वय वाला इशू जो है वो क्लियर हुआ कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर देखिए, पुलिस सुधार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या हमारी पुलिस सक्षम है आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए?
तो जो लोग ऐसा समझते हैं कि है, तो उनको मैं कहूँगा कि एक आप काम कीजिए, 2008 का जो मुंबई हमला हुआ, ये केस स्टडी है। 2008 के मुंबई हमले के बाद जो मुंबई पुलिस का रोल रहा, उस रोल को स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसको कहते हैं राम प्रधान कमेटी। आप राम प्रधान कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा। मुंबई पुलिस की इतनी आलोचना की गई है उसमें, और आप और कुछ मत कीजिए, एक 26/11 की मूवी आई है, उसको आप देखिएगा। नाना पाटेकर ने अच्छा रोल किया उसमें। तो उसमें आप देखेंगे कि नाना पाटेकर ये कह रहा है कि हमें तो यही समझ में नहीं आया कि आगे करें क्या। मेरे जो सबॉर्डिनेट थे वो मुझसे पूछ रहे हैं, सर आगे ऑर्डर दीजिए क्या करना है, और पूरा मुंबई सीज में दिख रहा था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अंततः जो है ब्लैक कैट कमांडोज को बुलाया गया, एनएसजी को बुलाया गया। अच्छा, एनएसजी आने में देरी हो गई, क्योंकि एनएसजी जो है वो दिल्ली से आती थी, तो उनका जो लॉजिस्टिक है, वो लॉजिस्टिकल डिले, मतलब कि उनको जो है पहुंचने में ही देरी हो गई, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। ठीक है, तो उसका भी अभी समाधान तो किया है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर पैरामिलिट्री और मिलिट्री को देखेंगे ना, उनके पर्सनल्स को देखा आपने कितना चुस्त दुरुस्त स्वस्थ होते हैं, है कि नहीं, एजाइल होते हैं, उनकी बॉडी से पता चलता है कि यहाँ मिलिट्री का है। उनकी पैरामिलिट्री वाले का पता चलता है ये पैरामिलिट्री का है। लेकिन आप अगर पुलिस को देखेंगे तो, मैं ये नहीं कहता सारे पुलिस डिपार्टमेंट की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति हमारा आभार भी है, क्योंकि 24 घंटे 24/7 जॉब करते हैं हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन जो कमियां हैं उसकी अगर चर्चा नहीं करेंगे तो सुधार कैसे होगा। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात इतनी कमेटी कमीशन बनाए गए हैं। नेशनल पुलिस कमीशन 1970 के दशक में, 1977 में बना, आ, उसकी रिपोर्ट आई। फिर पद्मनाभ भैया कमेटी आई, रिबिरो कमेटी आई 1990 के दशक में। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, प्रकाश सिंह ने, जो डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, 1995 में मामला डाला, उसका फैसला 2005 में आया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट को इनिशिएटिव लेना पड़ा कि पुलिस में क्या सुधार होने चाहिए, जब तक कि सरकार सुधार नहीं कर देती तो ये गाइडलाइन फॉलो करनी है। स्थिति बहुत गंभीर है। पुलिस, जो आतंकवादी जिस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, हमारी पुलिस सक्षम नहीं है उसको टैकल करने के लिए। पुलिस के साथ एक और दिक्कत है कि पुलिस की जो छवि है आम जनता में, वो अच्छी नहीं है। इसलिए आम जनता से जब सहयोग की उम्मीद की जाती है, भाई जैसे दिल्ली पुलिस यहाँ पर अखबार में एडवर्टाइजमेंट देती है, बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ दिल्ली पुलिस, तो भाई आपके आंख और कान तभी बनेंगे ना जब आम आदमी को आप पर भरोसा होगा कि हम आपके जब आंख और कान बने तो आप हमें ही ना फंसा दें। आप समझ रहे हैं? तो जो है पुलिस और आम जनता के बीच में जो विश्वास की कमी है, अविश्वास की जो भावना है, जब तक उसका सुधार नहीं होगा तब तक आम जनता पुलिस के साथ समन्वय में काम नहीं कर सकती, कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर सकती। ठीक है, और आम जनता के सपोर्ट के बिना आतंकवाद जैसी समस्या से निपटना बहुत मुश्किल होता है। ये बात समझ लीजिए आप। कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है, कोई भी संदिग्ध सामान दिखाई देता है, अंततः आम जनता ही पुलिस के पास ये रिपोर्ट पहुंचा सकती है। अब पुलिस चप्पे चप्पे पे तो नहीं रह सकती। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो पुलिस सुधार ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पुलिस हमारी 21वीं सदी के जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए सक्षम नहीं है, और इस दिशा में काम होना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर भारतीय समाज में व्याप्त खामियां भी इसका कारण है। आप देखिए, हम बटे हुए हैं, हम धर्म के आधार पे बटे हुए हैं, हम जाति के आधार पे बटे हुए हैं, हम क्षेत्र के आधार पे बटे हुए हैं। कर्नाटक से कोई है तो अपने आप को कन्नडिगा मानता है, पंजाब से है वो पंजाबी मानता है, हरियाणा से है हरियाणवी मानता है कि नहीं, उड़ीसा से है उड़िया मानता है। ठीक है, ये जो विविधता है ये बड़ी सुंदर है, ऐसा मानना भी चाहिए। मैं भी पूरे भारत में लेक्चर लेता हूँ,
और इस विविधता को देख के बड़ा प्रसन्न होता हूँ। उनके अपने तरीके हैं त्योहार मनाने के, पहन रहन-सहन के, खाने के। मैं पूरे भारत का खाना खाया है, वहाँ का जो लोकल खाना होता है, और मैंने बड़ा एन्जॉय किया है। लेकिन हमको इस विविधता में ही एकता रखने का सेंस भी होना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि मैं भले ही पंजाबी हूँ, लेकिन मैं पहले भारतीय हूँ। मैं भले ही कर्नाटक कन्नडिगा हूँ या तमिल हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ, है कि नहीं? इससे क्या होगा? इससे एक भाईचारा बढ़ता है, और भाईचारा बढ़ेगा जिस समाज में, तो उस समाज की खामियों का दुरुपयोग कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो भारतीय समाज में जो खामियाँ, और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि हमारे यहाँ पर एक कल्चर ऑफ ब्रेवरी नहीं है, जो चिवैलरी कहते हैं ना, ये क्या होता है? ये होता है कि एक सेंस होना चाहिए हर एक में कि भाई, एक व्यक्ति त्याग करने के लिए तैयार रहे समाज के लिए। कहीं पर दिख रहा है आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। अगर कल्चर ऑफ ब्रेवरी होगा ना, तो लोग ही उस उनको निपटा देंगे, लड़ मरेंगे। हालाँकि ये ज़िम्मेदारी राज्य की है, क्योंकि लोगों को राज्य ने कोई हथियार नहीं दिया हुआ है। अमेरिका की तरह नहीं है हमारे यहाँ पर कि राज्य ने, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं स्थिति ऐसी गंभीर ना हो जाए कि अंततः राज्य को ये फैसला लेना पड़े कि नागरिकों को हथियार देना है। आप सीमावर्ती क्षेत्रों में जाएँगे, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी हमले से निपटने के लिए राज्य ने हथियार देना शुरू कर दिया है। क्या आप जानते हैं? जिनको विलेज डिफेंस कमेटी बोला जाता है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना? तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए आतंकवाद की कि जो है आम नागरिकों को हथियार मुहैया करवाने पड़े और आम नागरिक जो है वो आतंकवादियों से लड़ें। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि जो हम अमेरिका में देखते हैं कि वो आपस में भी शूट कर लेते हैं, है कि नहीं? स्कूलों में घुस के शूटिंग होती है। तो इस तरीके का भी जो है संभावना बनती रहती है। ये क्लियर हुआ? इतना? ठीक है। फिर एजेंसी और कानूनों की बहुलता, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए, तरह-तरह के कानून हैं। आईपीसी है, उसके बाद राज्य के अलग-अलग मकोका है, गुजकोका है, यूपी कोका है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है? जम्मू कश्मीर में अपना अलग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ रहा है। अब इन कानूनों की बहुलता होने के कारण और एजेंसियों की बहुलता होने के कारण एक दिक्कत ये है कि भाई, जितनी ज़्यादा एजेंसी होंगी, उतना ही कोऑर्डिनेशन का इश्यू खड़ा होगा। आप समझ रहे हैं? देखिए, जहाँ पर लिखने की आवश्यकता है, वहाँ पर मैं लिखूँगा। पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, उनकी व्याख्या बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। जितनी व्याख्या कर पाऊँगा, उतना लिख नहीं पाऊँगा। आप ध्यान केंद्रित करके चीज़ों को सुनें, ठीक है? लिखने योग्य, आप कौन-सी चीज़ जो है लिखने योग्य नहीं है? आप बताइए? मैंने आपको एक चीज़ बता दी, एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इस बात का ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर खाली 250 शब्द में ही लिखना है। ऐसे नहीं लिखना आपको कि मैं जो व्याख्या बता रहा हूँ, वो इन पॉइंट्स को समझने के लिए व्याख्या दे रहा हूँ। अंततः लिख के इतना ही आना है, जितना मैंने इस स्लाइड में लिखा हुआ है। ये क्लियर हुआ आपको? ये समझ में आ रहा है इतनी बात आपको? मैंने इसमें कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। आपको ये स्लाइड उपलब्ध होगी, आप लेक्चर को ध्यान से सुनें। ये मैं बार-बार रिपीट करता रहता हूँ, पुनरावृत्ति होती रहती है। लेकिन कुछ छात्रों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि
भाई हम किसी उद्देश्य से पढ़ रहे हैं इसको। उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है एग्ज़ाम क्लियर करना। मैंने एक बात बता दी, उत्तर लेखन का अभ्यास जब करें तो 250 शब्दों में ही करना है। आप हर टॉपिक को 250 शब्दों में लिखने की दृष्टिकोण से ही देखें। आपने 2500 शब्द नहीं लिखने हैं उसमें। क्लियर हुआ? नहीं, पॉइंट्स को आप डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम में। 250 शब्द में आप पॉइंट की थोड़ी ना व्याख्या कर पाएंगे। अगर आप पॉइंट्स की व्याख्या करने लग गए एग्जामिनेशन के अंदर, तो इसमें से 2 ही पॉइंट लिख आएंगे और 250 शब्द खत्म हो जाएंगे भाई। समझ में आया आपको? हाँ, तो कोई बात नहीं। एक छात्रा का लिखना है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बार-बार जो है इस तरीके की बात करते हैं। कोई बात नहीं, उनको थोड़ी शायद कम समझ होगी। हो सकता है कि वो स्कूल से निकल कर सीधा जो है तैयारी कर रहे हों। तो कई बार परिपक्वता की कमी होती है। मैं उस चीज़ को लेके नहीं, आप मेरी आलोचना खूब कर सकते हैं, मुझे कोई इसका इश्यू नहीं है। मैं कभी भी छात्रों को रोकता नहीं हूँ। मैं हमेशा इस चीज़ से प्रेरित रहता हूँ कि प्लेटो भी एरिस्टोटल को अपनी आलोचना करने का पूरा स्पेस देते थे। लेकिन मेरा जो है उद्देश्य ये है कि देखिए, मैं पढ़ाता आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। ये बात मैं आपको बता दूँ। हाँ, निश्चित तौर पे कुछ सिस्टम बने हुए हैं कि फीडबैक ये वो, और कई बार ऐसे होता है कि अपरिपक्वता के कारण कुछ छात्र जो है वो कम फीडबैक दे भी देते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि अगर मैं आपके सामने शिक्षक के तौर पे बैठा हूँ, तो भले ही आपको मैं अच्छा ना लगूँ, लेकिन मेरा धर्म ये कहता है, शिक्षक धर्म ये कहता है कि आपको मैं वो चीज़ पढ़ाऊँ जो आपको ये योग्यता दे कि आप इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो जाओ। मेरा शिक्षक धर्म ये कहता है। कोई बात नहीं, आज परिपक्वता नहीं है, लेकिन बाद में परिपक्वता आएगी तो उस समय समझ में आएगा कि ये शिक्षक आए थे और इन्होंने हमें ऐसी अंतर्दृष्टि दी उस विषय में कि आज हम सक्षम हैं किसी भी विषय को समझने के लिए, उस विषय से संबंधित। तो बाद में आपको समझ में आएगा। ठीक है? ठीक है। ऐसे ही एजेंसियाँ देखिए आप कितनी सारी हैं। भई लोकल पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है। जब ये एनआई से गठित होने से पहले की बात बता रहा हूँ और एनआईए गठित होने के बाद भी बता रहा हूँ। कहीं पर कुछ आतंकवादी घटना घटी, लोकल पुलिस पहुंची, लोकल पुलिस ने आईपीसी के धाराओं में मामला दर्ज कर लिया, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। बाद में पता चला कि इसमें तो इसके तार तो बहुत गंभीर जुड़े हुए हैं, इंटरस्टेट जा रहे हैं, अक्रॉस नेशन जा रहे हैं। तो उस मामले के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी बना दी। अब एसआईटी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाद में पता चला ये मामला क्योंकि जो है संगठित अपराध से भी जुड़ा हुआ है, तो नहीं, इसमें मकोका की धाराएं लगाओ, तो उसमें मकोका की धारा लगा दी जाती है। उसके बाद जो है पता चलता है कि नहीं भाई, 2008 में एक एजेंसी गठित की गई थी, आतंकवादी एंगल है, तो ये सोल अधिकार उसी एजेंसी का है इन्वेस्टिगेट करने का, क्योंकि उसी के पास योग्यता है आतंकवाद से संबंधित घटनाओं का इन्वेस्टिगेशन करने का। तो अंततः फिर वो मामला जो है वो एनआईए को दे दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कितना डिले होता है? इन्वेस्टिगेशन करने में ही इतना डिले हो जाता है, कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने में ही इतना डिले हो जाता है कि एक डेटरेंस जो होता है ना लॉ का, कहते हैं कि लॉ का डेटरेंस तभी होता है जब वो स्विफ्ट पनिशमेंट हो, फटाफट सजा मिले, तभी उसका डेटरेंस क्रिएट होता है। ठीक है? एक प्रश्न है कि सर परिपक्वता कैसे बढ़ाएं? देखिए, परिपक्वता व्यक्ति अपने अनुभव से बढ़ाता है। जब वो जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देता है तो कहते हैं कि वो परिपक्व हो गया है। जब वो दूसरे पर ब्लेम करना छोड़ देता है किसी चीज के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में आई समस्याओं के लिए, तो ऐसा बोला जाता है कि वो मैच्योर हो गया है। क्योंकि आप खुद स्वीकार करेंगे जिम्मेदारियां, तभी तो आप उसका हल ढूंढ पाएंगे। आप अगर सारी अपने जीवन की परेशानियों की जिम्मेदारी दूसरों पर उड़ेलते रहेंगे, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करेंगे ही नहीं। है कि नहीं? परिपक्वता का मतलब यही होता है। परिपक्वता का मतलब ये होता है कि जीवन सिर्फ आलोचना का काम नहीं है, जीवन जिम्मेदारियां उठाने का
काम है, ये परिपक्वता होती है, ठीक है? एथिक्स भी चल रहा है साथ में। देखिए, एथिक्स को तो मैं इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मानता हूँ, जैसे कौटिल्य ने कहा है कि फिलॉसफी जो है इट इज़ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है? ये एथिक्स की कमी है तभी तो जो है ये कई बार मुद्दे खड़े हो जाते हैं। अगर एथिक्स प्रॉपर हो ना, तो आपको हर सब्जेक्ट में आपको जो है एक अलग तरीके की सक्षमता देखने को मिलेगी खुद में। खैर, देखिए, न्यायिक प्रक्रिया और विलंब ये भी एक कारण है कि आतंकवाद से निपटने में क्या समस्याएँ हैं। जन जागरूकता की कमी, एक प्रश्न पूछा है छात्र ने कि भारतीय समाज में व्याप्त कमियाँ क्या हैं? मुझे लगता है कि आपने लेक्चर लेट जॉइन किया है, ठीक है? मैंने उसको बड़े विस्तार से समझाया है, बहुत धीरे समझाया है। अब देखिए, आप अगर लेट आ रहे हैं तो उसका समाधान मेरे पास नहीं है। मैं हर एक पॉइंट को बार-बार रिपीट नहीं कर सकता। आप ये बात समझते होंगे कि प्रैक्टिकल दृष्टि से ये संभव नहीं है। ठीक है? तो आप जो है अ, समय पे आएँ, आपको सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। अब छूट जाता है तो उस पर आपको जो है ना डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उसको समझने के लिए। ठीक है? उसको मैं इतना विस्तार से समझा रहा हूँ, लेकिन आप लेट आ रहे हैं तो आपकी कमी है। फिर देखिए, जन जागरूकता की कमी है। हमारे यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा से जुड़े क्या-क्या खतरे हैं, ऐसा समाज में कितने लोगों को ठीक से समझ आता है? आप जाके इसकी चर्चा जो है समाज में करके देख लें। कितने लोगों को पता है कि एक छात्रा लिख रही हैं कि आप हँसते हुए खूबसूरत दिखते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हँसता हुआ तो हर व्यक्ति खूबसूरत ही दिखता है और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में भी हँसी-खुशी रहे। हाँ, तो लैक ऑफ अवेयरनेस आप जाके बात करके देखिए कि क्या पूर्वोत्तर राज्यों में भारत किस प्रकार की समस्या, आंतरिक सुरक्षा की समस्या से जूझ रहा है, क्या आपको पता है? तो आप पाएँगे कि कोई स उसकी कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, हाँ, मोटा-मोटा पता है लेकिन उसमें भी अधूरा ज्ञान है। अच्छा, आतंकवाद की समस्या से निपटना कैसे है, इसको लेके आपका क्या रोल है, इसके बारे में आपको कुछ पता है? तो बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पता होगा। आप मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करते हैं तो जो है चारों तरफ अपने देखते हैं, ध्यान रखते हैं। अब तो ये फ़ोन एक ऐसी चीज़ आ गई है कि स जहाँ बैठे हैं, आप बॉम्ब के ऊपर भी बैठ जाओगे तो आप बस टिकटॉक और ये ट्विटर और ये फ़ेसबुक ही चलाते रहोगे, बॉम्ब फट जाएगा, ठीक है? किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी व्यस्तता फ़ोन के अंदर हो गई है। लोग चलते-चलते ट्रेन से गिर जाते हैं, पहाड़ों से गिर जाते हैं। मैंने देखा सेल्फी लेते-लेते पहाड़ों से गिर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई है। तो इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। जहाँ पर भी आप जाएँ, जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो सतर्क रहें और जहाँ पर भी संदिग्ध गतिविधि दिखे, संदिग्ध सामान दिखे, उसकी सूचना जो है वो रेलेवेंट एजेंसियों को दें। ये जो है जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है? फिर देखिए मीडिया की जो भूमिका है, बड़ा दुर्भाग्यवश ये बोलना पड़ता है, मैं किसी पत्रकार का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन 26/11 का जब हमला हुआ और एनएसजी जब ऑपरेशन कर रही थी, लाइव रिपोर्टिंग चल रहा था उसका और उस लाइव रिपोर्टिंग में जो उनके हैंडलर थे, कंट्रोलर थे, वो उसी फुटेज को देख के ये बता रहे थे कि कहाँ से एनएसजी कमांडो घुस रहे हैं, कहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है। आप ज़रा कल्पना कीजिए। तो इस टाइप का ऐसे ही मैंने देखा है कि मीडिया कई बार ऐसी जगह जाके रिपोर्टिंग करने लग जाती है जहाँ पर कोई काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहा है। उसमें साथ में वो जो फुटेज डेवलप कर रहे होते हैं या जो मैसेज भेज रहे होते हैं उसमें लोकेशन टैग भी होता है। तो इस तरीके का जो मीडिया की भूमिका है, फिर सनसनी फैला देते हैं। भई आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? सनसनी फैलाना।
भय पैदा करना, तो आधा काम तो आतंकवादियों का ये मीडिया कर देती है। इस तरीके से रिपोर्टिंग करेगी कि पूरे समाज में भय फैल जाएगा। भय फैलने से क्या होता है? उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप जागरूकता फैलाएँ वो ठीक है, लेकिन सनसनी फैला के और भय फैलाएँ, तो आतंकवादियों के आप सहायक ही हुए, हैं कि नहीं? क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यही है, भय पैदा करना समाज के अंदर, ठीक है? हाँ, न्यायिक प्रक्रिया और विलंब ये भी एक कारण है। न्यायिक प्रक्रिया और विलंब मतलब क्या है कि देखिए, कोर्ट के जो प्रोसेसेस हैं बहुत धीरे हैं। हमारी कोर्टों में मामले इतने सारे गए हुए हैं, लाखों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आतंकवाद से निपटने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए। एनआईए के स्पेशल कोर्ट हैं, एनआईए कोर्ट जिनको बोला जाता है। मकोका के स्पेशल कोर्ट हैं। टेररिज्म संबंधित मामले जो है वो स्पेशल कोर्ट सुनती है। लेकिन वो इसलिए किया गया ताकि फटाफट मामला सुना जा सके, फटाफट जो है। लेकिन प्रोसेसेस इतने सारे हैं, फिर जो है ये जो स्पेशल कोर्ट है ये भी क्लॉग हो गए। मतलब हमारे यहाँ मामले ही इतने हैं, अब 13वें नंबर पे या 11वें नंबर पे ऐसे ही थोड़े ना आते हैं। आतंकवाद के मामले भी तो बहुत सारे हैं। तो ये जो कोर्टें हैं इनमें भी जो है इतने ज़्यादा केसेस गए हुए हैं कि कोर्टों की जितनी संख्या बढ़ाई भी गई है तो वो पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से देरी होती है। मकोका एक कानून है जो महाराष्ट्र और दिल्ली में लागू है। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। कोई और राज्य भी इसको एक्सटेंड कर सकता है नोटिफिकेशन द्वारा अपने राज्य में। आतंकवाद में पहले नंबर पे अफगानिस्तान है। फिर देखिए, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इसका रोल तो बहुत ठीक है, इसका काफी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन इसका मोटा मोटा आपको सिर्फ इतना ही समझना है। इस पे हम स्पेशल चर्चा करेंगे जब सोशल मीडिया के रोल की बात आएगी, वो टॉपिक आएगा। लेकिन सोशल मीडिया देखा गया है कि सबसे पहले तो टेलीग्राम चर्चा में आया था। टेलीग्राम जो है एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका जो सीक्रेट चैनल है बात करने, वो 256 बिट एन्क्रिप्शन के साथ आता था। वो पहला एप्लीकेशन ऐसा था जिसने 256 बिट एन्क्रिप्शन इंट्रोड्यूस की थी। उसका जम के दुरुपयोग किया आतंकवादी संगठनों ने। उसी से मैसेज करते थे, उसी से उसमें टाइमर होता था, मैसेज डिलीट भी हो जाता था, मैसेज पहुंच भी जाता था, पढ़ लिया जाता था और डिलीट भी हो जाता था। डिटेक्ट होता नहीं था 256 बिट का। बहुत कम एजेंसियां हैं जो उसको इंटरसेप्ट कर सकती हैं 256 बिट एन्क्रिप्शन को, ठीक है। प्राइवेट चैट का एक ऑप्शन है। एक छात्रा का पूछना है कि ये प्राइवेट चैट क्या है। तो पता नहीं आप लोगों ने टेलीग्राम यूज करते हो कि नहीं करते हो, इसके बारे में आपने सुना है कि नहीं। ये व्हाट्सएप जैसा ही एक एप्लीकेशन होता है। जैसे व्हाट्सएप तो अब बाय डिफॉल्ट 256 बिट देने लग गया, पहले 128 बिट देता था व्हाट्सएप। और टेलीग्राम का जो नॉर्मल चैट है वो भी 128 बिट रहता था, जिसको इंटरसेप्ट किया जा सकता था आसानी से। लेकिन 256 बिट जब से किया इन लोगों ने, तब से जो है काफी दिक्कतें खड़ी हो गई। सरकार ने इनको समन भी भेजा। सरकार ने मतलब पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने, कि भाई आप जो है कुछ ऐसा प्रावधान इसमें करो। सरकार ने भी जो है कोशिश की कि आप ऐसा प्रावधान करो इसके अंदर कि हम देख सकें कि भाई क्या चल रहा है, सर्वेलेंस कर सके, ठीक है। हाँ, वही प्राइवेट चैट ही बता रहा हूँ मैं आपको। वो एक तरीके से सीक्रेट चैनल ही है, ठीक है। फिर सोशल मीडिया का भरपूर दुरुपयोग किया आईएसआईएस और अलकायदा जैसे संगठनों ने। आईएसआईएस तो क्या करता था आपको जान के आश्चर्य होगा। इनका मटेरियल रिकॉर्ड होता था इराक सीरिया में, और उस मटेरियल को प्रचार करते थे। जैसे भारत में करना है तो हिंदी में कर देते थे और उर्दू में कर देते थे। साउथ इंडिया में करना है तमिलनाडु में तो तमिल में कर देते थे उसका ट्रस्ट, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी का खूब दुरुपयोग किया। केरल में करना है तो मलयालम में कर देते थे।
तो इस